कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज हम बात कर रहे हैं वायरस की रफ्तार, और इस वायरस की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु में बढ़ते मामलों के चलते संक्रमितों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब तक 1,98,000 से ज्यादा लोग पूरी तरह से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि शाम होते होते ये 2 लाख तक भी पहुंच सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 48% तक पहुंच चुकी है। देश में कोरोना वायरस के 97,581 केस इस वक्त एक्टिव हैं और अब तक 95,526 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जबकि कुल 5,598 लोगों की मौत की खबर है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र हुआ है। यहां पर मरीजों का आंकड़ा 70,000 भी क्रॉस कर चुका है। भारत कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित शीर्ष देशों की लिस्ट में अब 7वें नंबर पर पहुंच चुका है, यानी कि टॉप 10 जो लिस्ट है उसमें 7वें नंबर पर भारत पहुंच चुका है। इस संकट काल में जिंदगी की रफ्तार को बढ़ाने के लिए इंडिया को अनलॉक कर दिया गया। अब आलम यह है कि सड़कों पर, बाजारों में लोग बिना डर के घूमते फिरते हुए नजर आ रहे हैं, और यह सब कुछ देखकर एक पल को तो ऐसा लगता है मानो कोरोना जैसी महामारी का दी एंड हो गया हो। लेकिन जितना सुकून देने वाली ये तस्वीरें हैं, उतनी भयावह तस्वीरें भारत आने वाले समय में देख सकता है, क्योंकि जिस रफ्तार से मरीज रिकवर हो रहे हैं उसी तेज रफ्तार से यह वायरस अपने पांव पसार रहा है। और सच ये भी है कि इस महामारी का अब तक कोई इलाज नहीं हो पाया, ना ही कोई दवा बनी है, ना ही कोई वैक्सीन अब तक तैयार हो पाई है। ये तस्वीरें आपके सामने है, बाजार खुल रहे हैं, लेकिन यहां पर भी साफ तौर पर लापरवाही नजर आ रही है। आलम यह है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। एक दुकान में भारी तादाद में लोग नजर आते हैं, सड़कों पर लोग घूम रहे हैं बिना मास्क के। इतनी बड़ी लापरवाही अगर बढ़ती जाएगी तो यह छूट तो वापस ली जाएगी, साथ ही जो आने वाला वक्त है वो कितना खतरनाक हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। लॉकडाउन करना यानी कि समझ में आता है कि बहुत बड़ा खतरा है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। वक्त रहते अगर ये डिसीजन नहीं लिए जाते तो ये स्थितियां और भी ज्यादा भयावह हो सकती थी। लेकिन अब सवाल ये है, जो छूट दी गई है उसमें सावधानी क्यों नहीं बरती जा रही है? अगर इसी तरीके से लापरवाही बरतते रहे तो आने वाले वक्त में यह खतरा कितना बड़ा हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो दुकानें, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और धीरे धीरे सब कुछ खुलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस संकट के बीच डर यह है कि अगर फिर से लापरवाही दोहराई गई तो यह खतरा बहुत बड़ा हो सकता है। चलिए अब आम लोगों के साथ ही दुकानदारों, व्यवसायियों की प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं। जो 2 महीने के बाद जो मार्केट खुली है तो हम खुश हैं कि मार्केट खुल गई है, तो काम भी बहुत मतलब ठीक ठीक चल रहा है। तो अब ये लोगों को चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी बना के रखें, जिससे ये काम मार्केट चलती रहे, कल को कोई प्रॉब्लम ना बने तो मार्केट दोबारा बंद हो जाए। मतलब अब थोड़ा थोड़ा काम पटरी पे आ रहा है, तो अब जैसे जैसे चलता जाएगा तो होता है। 2.5 महीने लॉकडाउन के बाद अब दोबारा लॉकडाउन करने की जरूरत ना पड़े, तो इसलिए लोगों को थोड़ा परहेज नहीं तो लोग परहेज करेंगे तो दोबारा नहीं करेंगे ये लॉकडाउन इतना तो, क्योंकि अब पटरी पे आ रहे हैं, सारा काम पटरी पे आ रहा है, काम बिल्कुल सही हो रहा है। 2 महीने गुजर जाने के बाद, लॉकडाउन होने के बाद जो वैश्विक बीमारी जो कोरोना फैली हुई है हमारे देश में, कम से कम लोगों को ये जागरूक होना चाहिए कि ये महामारी है, और इससे बचने के लिए कम से कम अगर मार्केट में जा रही हो तो कम से कम मास्क पहन के जाएं,
और दूरी कम से कम किसी भी व्यक्ति के साथ अगर बाजार में जा रहे हो तो कम से कम 1 मीटर या 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ताकि इस बीमारी से हम बचा जा सके। आपको लगता है कि मार्केट है ठीक है? मार्केट अभी जो मार्केट जो है ना, वो कम से कम भी हमें लग रहा है कि कम से कम 1 साल हमें रिवाइव होने में लगेगा, क्योंकि अभी इतनी जल्दी नहीं है कि मार्केट इतनी जल्दी रिवाइव कर जाए। मन के अंदर एक बहुत बड़ा डर भी है कि हमको अभी कोरोना से लड़ना है। 60 दिन तक 70 दिन तक एवरेजली सरकार ने हमको घर के अंदर बैठा के संभाला। अब हम रोड पे आए हैं। 70 दिन के अंदर जितना कुछ सीख लिया कि कैसा संभालना चाहिए, जैसा जो कुछ करना चाहिए, अब रोड के आने के बाद में हमारी परीक्षा चालू हो गई कि हम लोग कोरोना से कैसा लड़े। अब रही बात मार्केटों की, तो हमने मार्केट के अंदर इतनी भीड़ होती है तो उसका प्रिकॉशन बेस के ऊपर हमने मार्केट के अंदर ऑटो सैनिटाइजर, हैंड वॉशर्स की व्यवस्था की है। उसके बाद में होल बॉडी सैनिटाइजिंग करने के कैबिन्स लगाए हैं। हमारे यहाँ लोग कम से कम 30-35 लोग हैं। हमारे गरीब है, सभी बाहर से आए हुए, 30-40 साल हो गए यहाँ पर रहे हुए। जब भी का लॉकडाउन लगा हुआ है, घर में रहे, कहीं पानी राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ऐसे ही बैठे हुए, बच्चे भूखे, तो थोड़ा साधन दिखा हमको खुला उला तो हम थड़ी पर बैठ गए बाहर। पुलिस वालों ने थोड़ी मदद की है, तो कुछ बिक रहा है कुछ नहीं बिक रहा है। बच्चों के लिए रोटी के लिए हमने थोड़ा बहुत काम करना, यहाँ बैठ गए। 2 दिन ही हुए, अगर गुजारा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर घर में दोबारा बैठना पड़ेगा। अभी देखो पूरी सिटी के जितने भी ये बंदे कम से कम 300 बंदा है जो मंडी में खाली काम करता है, रजौरी गुजर मंडी में, जो रेड़ी फड़ी वाला है। तो अभी ये सब के सब बेरोजगार थे, अभी सब ये धक्के खा रहे थे, अभी ये परेशान थे भाई कैसा हमारा रोजगार चलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। अभी तो फिर चलो अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा ये काम शुरू हुआ, उसकी वजह से हमारा तो काम निकलेगा और रोजी रोजी का इंतजाम हो जाएगा। यही पढ़ाई करते हैं और यहाँ ही रह रहे। जब से लॉकडाउन लगा है 2-2.5 महीने हो गए, फिर भी गुजारा अच्छा, साधन हमको अच्छा मिल गया है। कभी मिला खाना, कभी नहीं मिला है, ऐसे करके बैठे हैं। और 2-3 दिन हुए ये काम कर रहे हैं तो हमको अच्छा लग रहा है, बच्चे भूखे नहीं मर रहे, सही है। और थोड़ा परहेज रख रहे हैं हम, थोड़ा लोगों को मास्क लगाने को बोल रहे हैं और हाथ में वो लगाने को बोल रहे हैं। ठीक है, सही चल रहा है। तो अब कितना काम हो जाए और सब लोग स्वस्थ रहें, मध्य प्रदेश स्वस्थ भारत में रहे, इस तरीके का आह्वान करते हैं हम। और बाबा जी से यही प्रार्थना करते हैं कि मध्य प्रदेश से जितने जल्दी हो सके कोरोना वायरस जाए और लोगों को स्वस्थ रखे, सबकी परेशानी दूर करें बाबा, उनकी दुख तकलीफें, यही है। और मैं तो इतने दिनों के बाद मैं बाबा जी का बहुत भक्त हूँ, डेली आता हूँ। आज मतलब इतने दिनों के बाद आज मेरा आना हुआ है 1100 काटर हनुमान बाबा जी के दर्शन करने। जी जी हाँ, बड़े खुश हैं कि बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों से तो पूरा मंदिर पट सारे बंद हुए थे, तो आज खुला हुआ है तो थोड़ा अच्छा माहौल लग रहा है। एक बाबा जी के दर्शन करने के बाद तो एक पॉजिटिव जो आती है अंदर से एनर्जी वो लग रही है। और अब तो ऐसा लग रहा है बाबा जी के पट खुल गए हैं कि ये वास्तव में मध्य प्रदेश शासन से कोरोना वायरस जाएगा। 5 तो अब ये है कि मतलब हो नहीं हो दुकान तो खोलना पड़ेगी। 5 आदमी 6 आदमियों का स्टाफ है, इनको सैलरी पिछले महीने भी दी है, इनका खर्चा भी दिया है, तो अब वो मेंटेन तो करना ना। प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग से काम करें। बाकी थाना क्षेत्र के थाने लोग आते रहते हैं, वो सब देखते रहते हैं व्यवस्था। अभी ये है क्या कि पार्सल में दे रहे हैं कि यहीं पर उनको खाने? पार्सल ज़्यादा दे रहे हैं। तो सभी ग्राहकों को बोला जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग अपना। हाँ, बराबर बोला जा रहा है, गोले बने हुए हैं। हम मॉर्निंग में हम जॉगिंग करने निकले थे, उसके बाद हमने नाश्ते की दुकान ओपन देखी यहाँ पे। बहुत अच्छा फीलिंग आया, हमें लगा कि हाँ सब कुछ ओपन हो गया है। अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ये लोग चाय नाश्ता बेच रहे हैं, तो हमने इस चीज़ का लुत्फ़ उठाया और यहाँ पर आकर नाश्ता करा। हमें इतने दिनों बाद, हमने करीब 2.5 महीने बाद नाश्ता करा, बाहर का कुछ खाने को मिला है, हमें बहुत अच्छा लगा इसमें। यहाँ ये भी देखा जा रहा है पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो रहा है। यहाँ पर जो आपको सर्व कर रहे हैं वो भी आपके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके चल रहे हैं। जो आपसे पैसे लेते हैं भैया वो भी डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हर कस्टमर एक दूसरे से दूरी बना कर चलता है और अपना नाश्ता ले रहा है। धीरे धीरे मार्केट खुलने लगा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो मार्केट का इनने डेट दी है, अलग अलग डिफरेंट डेट्स पे हर किसी को हफ्ते में
2 दिन अलग अलग करने के लिए, वो बहुत अच्छा रूल निकाला है और उसके तहत यहाँ सभी को फ़ायदा हो रहा है। पहली बार हम लोग नहाने यहाँ आए। पहले से यहाँ गंगा जी बहुत सुरक्षित है। पहले तो बहुत ही कचरा यहाँ माला फूल सब रहता था। अभी सब अच्छा है। गंगा जी भी सुंदर लग रही हैं, जल भी निर्मल है। नहीं, पहले नहीं। हम लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, हमेशा यहीं नहाते हैं। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद अजनबी बन गए, पहली बार आए हैं। ये गंगा जी लॉकडाउन के पहले ऐसा कभी स्वच्छ निर्मल साफ जल नहीं मिला। मैं इलाहाबाद का निवासी हूँ और इतनी सफाई कभी नहीं देखने को मिली जो आज ये मिल रही है। हर आदमी लॉकडाउन के बाद से हमारी ये माता गंगा बिल्कुल निर्मल पावन हो गई हैं कि ऐसा कभी बचपन से लेकर के कभी किसी ने इतना सच नहीं देखा होगा। और ये आशा रखता हूँ कि हर व्यक्ति यहाँ की सफाई को ध्यान में हमेशा रखे ताकि ये हमेशा ये जल शुद्ध। 25 साल से हम लोग इलाहाबाद में रह रहे हैं, पहली बार इतनी सफी गंगा जी मिली हुई है और लॉकडाउन खुलने के बाद काफ़ी भीड़ भी देखी जा रही है। कल गंगा दशहरा था, आज एकादशी का पर्व है, इसलिए लोग नहाने भी आ रहे हैं। गंगा जी सफी हैं। लॉकडाउन खुलने से, लॉकडाउन बंद होने में तो गंगा जी बहुत गंदी थी, लेकिन इतना सफ़ा हो गया कि भारत स्वच्छ मिशन भी जो है इसके आगे फेल हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं नहाने के लिए। तो तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी है, क्योंकि अनलॉक का आज सेकंड दिन है। फर्स्ट डे में हमने देखा कि लोग खुलेआम बाजारों में घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो उस महामारी का दी एंड हो गया हो। लेकिन हकीकत यही है कि अब तक ना तो कोई दवा बन पाई है, ना कोई वैक्सीन इसकी तैयार हुई है। सिर्फ और सिर्फ यह कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा हथियार है अगर आप चाहते हैं कि इस महामारी से मुक्ति मिल सके। लेकिन बाजारों में लोग इस तरह से घूम रहे हैं जैसे कोरोना नाम की कोई बीमारी भारत में है ही नहीं है। तमाम तरीके की लापरवाही बढ़ती जा रही है। हालांकि राहत भरी खबर यह भी है कि कई लोग इससे रिकवर हो चुके हैं, लेकिन इस वायरस की रफ्तार को हमें देखना होगा। 24 घंटे के जो आंकड़े हैं वो डराने वाले सामने आ रहे हैं। अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो आने वाले वक्त में भारत को भयावह तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि यही लापरवाही हमने अमेरिका में देखी थी। स्पेन, इटली की अगर हम बात करें, वहां पर भी जब छूट दी गई तो भारी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। मॉल में एक साथ लोगों की भीड़ नजर आई और उसके बाद जब तेजी से संख्या बढ़ी तो हाथ पांव फूल गए। कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। तो जो छूट दी गई है उसका मकसद यही है कि जिंदगी को पटरी पर लाया जा सके। इस वायरस के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, लेकिन लापरवाही के साथ नहीं, हमें सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। इसी पर ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं राजनीतिक संपादक एएनबी न्यूज के चंद्रशेखर त्रिशूल हैं। सर, स्वागत है आपका। चंद्रशेखर जी, जिस तरह से बार बार यह कहा जा रहा है कि इस वायरस के साथ हमें जिंदगी को जीना है, जिंदगी को पटरी पर लाना है, व्यवसायियों की रिस्पांस हमने सुना है, आम लोगों का रिस्पांस सुना है। खुशी है उन लोगों को कि दुकानें उनकी खुली है, लेकिन लापरवाही अगर इसी तरीके से रही तो फिर हमें उसके लिए भी तैयार होना होगा कि बहुत बड़ा संकट है जिसको हमें फेस करना है। देखिए सचिन, जिस तरह लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, बहुत चिंताजनक विषय है। जब भारत में ना कुछ तादाद में पेशेंट थे, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन चला, अब जब लगातार संख्या बढ़ती जा रही है तब लॉकडाउन खोल दिया गया है। और जिस तरह लोग स्वतंत्रता से घूम रहे हैं बिना किसी नियम कायदे के, ये बहुत चिंताजनक हालात हैं। WHO की चेतावनी है। तमाम दुनिया के एक्सपर्ट, स्वास्थ्य विशेषज्ञ बता रहे हैं कि भारत में आने वाले दिनों में खतरा बहुत तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन दबाव में या लोगों को किस तरह की राहत दी गई है और ये राहत है या आफत है, ये समझना बहुत मुश्किल है। जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं, बहुत गंभीर और चिंताजनक परिणाम WHO के मुताबिक, तमाम एक्सपर्ट्स के मुताबिक जून और जुलाई में आ सकते हैं। जी। सरकार को बहुत एहतियात बरतना चाहिए और नियमों को एक बार सोच विचार के कि किस तरह का रोड मैप हो सकता है अनलॉक का, उस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ये छूट दी गई है इसमें तमाम तरीके की गाइडलाइंस जारी हुई है, लेकिन वो कहीं भी फॉलो होती भी नजर नहीं आ रही है। हम देख रहे हैं कि अगर पुलिस वाले या कोई प्रशासन का अधिकारी नजर आए तो लोग मास्क लगा देते हैं। उसके बाद सड़क पर आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई संकट था ही नहीं, पहले जैसी स्थितियां नजर आ रही है। हालांकि सुकून देने वाली वो तस्वीरें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अभी तो यह महामारी चली रही है, कई लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। देखिए, जिस तरह से कोरोना पर सरकार सॉफ्ट हुई है, इस समय सॉफ्ट होने का मतलब कुछ समझ से बाहर है कि जब आपके केस लगातार बढ़ रहे हैं, जब आपके केसों की संख्या 14 दिन से भी अब कब आती जा रही है, लगातार भारत 7वें नंबर पर दुनिया में पहुंच गया है। कहाँ हम 35वें नंबर पे थे, फिर 30 पे आए, अब 7 नंबर पहुंच गए हैं। आने वाले दिनों में क्या स्थिति हो सकती है, पीक पे अभी कोरोना आया नहीं है जी।
अगर भारत में पीक पर कोरोना आता है और केस जिस तरह लगातार बढ़ रहे हैं, तो अगर आप समझिए पिछले इन 70 दिनों का 90 दिनों का अगर अवलोकन करेंगे, जब से ये कोरोना भारत में ये लगा कोरोना है, तब से लेके आज तक जो इलाज हमने किया है उस पर पूरा सरकारी जामा पूरी तरह खर्च हो गया, तमाम करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो गए। अगर वो व्यवस्था भी सुचारू रूप से नहीं हो पाई तो आने वाले दिनों में क्या हमारे पास ऐसी व्यवस्था है कि भारत में अगर कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता है, संक्रमितों की संख्या बढ़ती है, तो हम उसकी रोकथाम कैसे करेंगे? बिल्कुल चंद्रशेखर जी, लेकिन जिस तरह से वर्तमान में हालात बने हैं कि डॉक्टर इसकी चपेट में आ रहे हैं, कई अस्पताल ऐसे हैं जिनको सील करना पड़ा क्योंकि आलम यह हो चुका था कि वहां पर भी अब जो डॉक्टर हैं, स्टाफ है, वो इसकी चपेट में आ रहा है। आम लोग जो दूसरी बीमारी से पीड़ित हैं उनका इलाज होना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आने वाले वक्त में संख्या बढ़ती है तो फिर तो हालात को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा जब हमारे डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है। यही बात है सचिन कि सरकार को बहुत अच्छे से रोड मैप को कई बार इसको रिवाइज करना चाहिए। संख्या बढ़ रही है, लगातार 9,000 पे पहुंच गई है और 7वें नंबर पे भारत खड़ा है दुनिया में। वहां हम अनलॉक करने की बातें कर रहे हैं। जब हमारे पास 10-20 पेशेंट थे तब हमने लॉकडाउन कर दिया था कि आगे नहीं बढ़े। 231 शायद पेशेंट थे। अब ऐसे हालातों में जिस तरह लोग बिल्कुल बेखौफ होके निकले हैं और कहीं ये कहा नहीं जा रहा कि भाई अगर आप आज निकल रहे हैं तो ये खतरे से खाली नहीं है, तो लोगों के लिए रोकने के लिए क्या एहतियात है, बीमारी को रोकने के लिए क्या एहतियात है, राज्य सरकारों से क्या प्रबंध है, कोविड-19 अस्पतालों के क्या प्रबंध है, वेंटिलेटर कितने हैं, इस पर गौर फरमाना पड़ेगा। बिल्कुल चंद्रशेखर त्रिशूल जी, लेकिन सुबह के वक्त लखनऊ से पुनीत मोहन ने अपडेट दी थी कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जो प्राइवेट कार्यालय हैं, वहां पर कामकाज शुरू हो चुका है। सारे ऑफिस, सारे कार्यालय जो है वो खुल चुके हैं, स्टाफ का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि वो बता रहे थे कि ऑफिस के बाहर एम्प्लॉय का हुजूम साफ तौर पर नजर आता है। कोई चाय की ठेली है तो वहां पर लोग भीड़ बनाकर इकट्ठा हो रहे हैं, उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। सिर्फ ये कह दिया गया है कि आपको गाइडलाइन को फॉलो करना है। मशीनें लगी हैं, वो सैनिटाइज कर भी रही हैं, नहीं कर रही हैं, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। देखिए, ये निश्चित रूप से सचिन आपको एक उदाहरण से समझना होगा। जहां जहां हेलमेट के नियम है वहां पे हेलमेट सिर पे रख के लोग ऐसे निकलते हैं कि वो 50 रुपए का हेलमेट मिल जाता है। वो 50 रुपए का हेलमेट क्यों मिल रहा है? तो उसी तरह से नियम सिर्फ उनके लिए एक मखौल है या एक उसका पालन करना है दिखाने के लिए। इसी तरह जब सोशल डिस्टेंसिंग की सरकार ने बात कही है या तमाम बातें ऐसी हैं कि सैनिटाइजर का उपयोग करना है, मास्क का उपयोग करना है, सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती, कुछ लोगों की बनती है। अब लोग जिस गैर जिम्मेदारी का परिचय दे रहे हैं और इतने बड़े भय के बाद भी जिस तरह दुनिया में कोहराम मचा है, अगर ये चिंता लोगों को नहीं है तो ये चिंता आने वाले दिनों में बहुत बड़ा विकराल रूप ले सकती है, जिसका जवाब देना सरकार को और आम आदमी को सबको मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर जी, जिस तरह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, धार्मिक स्थल भी खुल चुके हैं, लोग भारी तादाद में गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पर हम देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा भीड़ तट पर नजर आती है जो स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, और अभी उनमें यह भी नहीं पता है कि कितने लोग उसमें पॉजिटिव हो सकते हैं और कितने लोग दूसरों को इफेक्ट कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा सरकार के लिए, क्योंकि सभी की टेस्टिंग होना यह पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा संख्या है। देखिए, पहले ये कहा गया था कि जो जिलों में जाएंगे, अन्य राज्यों में जाएंगे, इनको क्वारंटाइन किया जाएगा, सेल्फ आइसोलेशन किया जाएगा, तमाम तरह के नियम थे, कायदे थे, नियम टूटने लगे और टूटते टूटते अब नियम सिर्फ गाइडलाइन में रह गए हैं, कागजों में रह गए हैं। जमीनी स्तर पे आदमी बेखौफ घूम रहा है और सरकार को इस पे पाबंदी का एक रोड मैप बनाना होगा कि हम लोगों को कैसे समझाएं। जी संबंधित थानों को इस बात के लिए कहीं पाबंदी करना होगा, पाबंद करना होगा, स्थानीय प्रशासन को पाबंद करना होगा। अगर लोग जिस तरह से बेखौफ घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, अगर बीच में कोई संक्रमित है और कोरोना फैला तो इसकी जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी होगी? चंद्रशेखर त्रिशूल जी, एक बात मुझे समझ में आती है, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो उस वक्त जितने भी मॉल्स थे उनको प्रॉपर सैनिटाइज किया जा रहा था। एक्सकलेटर की अगर हम बात करें, मॉल्स में जो होते हैं सबसे ज्यादा खतरा एक्सकलेटर और उसमें लिफ्ट में होता है, उनको बार बार सैनिटाइज किया जा रहा था। बस स्टैंड में जो बेंचेस होते हैं, जहां पर जो वेटिंग चेयर लगी है, उनको सैनिटाइज किया जा रहा था। स्टेशन में हमने देखा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि हमारे पास इतने इंतजाम नहीं थे और ना ही इतनी उम्मीद थी कि इतनी बड़ी तादाद में मरीजों की संख्या बढ़ेगी।
देखिए, अप्रवासी मजदूरों के अलावा मध्यम वर्गीय को सरकार ने कुछ खाने को लिए नहीं दिया है। ठीक है, उसने अपने अपने जो जमा पूंजी थी, जो भारत में बचत का सिद्धांत है, उससे अपने परिवार को चलाया है। ठीक है, कर्मचारी को तनख्वाह पहले भी मिल रही थी और आज भी मिली है। ठीक है, इंसेंटिव कट के मिली है या उनका वेतन कट के मिला है, लेकिन उन्हें मिला है। प्राइवेट सेक्टर में 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया, लेकिन 20 लाख करोड़ नहीं है कि तुरंत पहुंच गया है जी। तो अप्रवासी मजदूरों में भी अव्यवस्था मिली है। जिसने 60 दिन 70 दिन बैठ के खाया है, उसने अपने घर का खाया है जमा पूंजी का। तो सरकार को ये चिंता करनी चाहिए। नहीं, बहुत से लोग ऐसे जिनको कुछ नहीं मिला, खाने के लिए नसीब तक नहीं हो पाया, उन्होंने तो दम तोड़ दिया है भुखमरी से। लेकिन सवाल यह है कि केयर फंड में अगर जो इतनी अमाउंट जमा हुई है, क्योंकि सुनने में तो बहुत आया था कि किसी ने 25 करोड़ दिए हैं, किसी ने कितने दिए हैं, वो पैसा कहां गया? अब तक गरीबों के पास तक नहीं पहुंचा और सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। शुरुआत में ये बात भी सामने आई थी कि लॉकडाउन है, जिस वजह से आयात निर्यात नहीं हो पा रहा है, हमारे पास तो भरपूर स्टॉक है राशन का, वो राशन कहां गया? 1000 करोड़ डॉलर तो वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं सामाजिक सुरक्षा के लिए। तमाम तरह के फंड हैं। और जब अगर आपदा में लोगों को उनके सार्वभौमिक, उनके मूलभूत अधिकारों से भी सरकार अगर उन्हें सुरक्षित नहीं कर सकती, तो फिर लोकतंत्र के मायने क्या हैं? बिल्कुल, लोकतंत्र के मायने यही तो है कि सरकार, जब लोग चुनते हैं चुनाव करके, तो कभी देश में कोई आपदा आए तो सरकार उनको सुरक्षा मुहैया कराए जी, जमीनी तौर पे। और अगर वो सुरक्षा नहीं हो पा रही है, अनलॉक जिस तरह हुआ है, देश में जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं, आप अनलॉक कर रहे हैं, लोग खुले में घूम रहे हैं, अगर मान लीजिए कल कोरोना का विस्फोट होता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, फिर कहना पड़ेगा, फिर राजनीतिक दल फिर सियासत करने लग जाएंगे। लेकिन इस सियासत में मरेगा कौन? आम आदमी पहले। लेकिन वर्तमान में भी सियासत हो रही है। जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, आप पूछ लीजिए किसी भी नेता से, किसी भी लीडर से अगर आप पूछेंगे तो वो कहेगा कि ये जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों की है, हमने तो गाइडलाइन जारी कर दी थी। आप उनसे पूछे तो वो कहेंगे कि इन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया। यही होना है और आगे भी यही होना है। जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई धरातल की तस्वीरों को झांकने के लिए तैयार है ही नहीं। सचिन, जिस तरह हम लगातार राजनेताओं से बात करते हैं, भाजपा के बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी दी। अरे 3 राज्यों में राज्य सरकारें कांग्रेस की है, अन्य दलों की है। भाई, आपकी तो पूरे देश में है। फिर आपको तो ये जवाबदेही करनी होगी कि उन राज्य सरकारों के लिए भी, केंद्र सरकारों के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। अब अगर आप उस जवाबदेही से बचेंगे, अगर आप पॉलिटिकल एजेंडा देखेंगे और लोग अगर इस तरह मरेंगे, तो फिर लोकतंत्र का मायना और लोकतंत्र का हकीकत कैसे समझेंगे लोग कि लोकतंत्र क्या है? जी। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। सरकार की गंभीरता सिर्फ नियम और कायदों तक रह गई है। अगर जमीनी स्तर पे अगर लोगों को इस तरह नहीं रोका गया, लोग जिस तरह घूम रहे हैं खुले में, धर्मस्थलों पे छूट दी गई है, फिर मेट्रो भी चला दीजिए। फिर मेट्रो क्यों बंद कर रखी है? लेकिन चंद्रशेखर जी, देखिए ना कि जिस तरह से अभी वर्तमान में हालात बने हैं, दूसरी तरफ अगर इन चीजों को लेकर सवाल पूछा जाए सरकार से, तो वो कहते हैं कि देखिए हम तो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हमारे ही देश में अगर ये महामारी आई है तो हमने बहुत कुछ सीखा है कि पीपीई किट बन रहे हैं, हम मास्क बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जो धरातल पर होना चाहिए था, सबसे पहले जिंदगी है, उनको बचाने के लिए कितने अभी तक कदम उठाए गए हैं, उस पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। इसमें भी ये कहा जाता है कि अवसर ढूंढिए। अब तो आपको डिपेंड होना है अपना आप पर, सेल्फ डिपेंडेंसी की बात होती है। देखिए सचिन, तमाम चीजों पर गौर करना होगा। भारत में सैकड़ों हजारों महिलाएं, जो महिला मृत्यु दर है इस कारण मर जाती हैं कि उनको सैनिटरी नैपकिन तक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ग्रामीण स्तर पर सरकार उस सैनिटरी नैपकिन पे भी जीएसटी लगा देती है। और आप सुविधा मुहैया कराने की बात कर रहे हैं, सरकार को सोचना चाहिए कि आप सैनिटरी नैपकिन तक उपलब्ध नहीं करा पाते, फिर आप मास्क उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। तमाम चीजों पर सरकार को गौर करना होगा। बयानों से, राजनीति से कुछ नहीं होगा। लोग जिस तरह निकल रहे हैं, सरकार को गंभीरता से चिंतन करना होगा। इसका रोड मैप अगर तैयार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों की जो विस्फोटक स्थिति है, उसकी जिम्मेदारी भी फिर सरकार को स्वयं को लेनी होगी। बिल्कुल। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, ये तो सिर्फ अभी जो कोरोना का संकट अभी चल रहा है, उसमें सिर्फ वो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं जिनकी कोरोना की वजह से मौत हुई है या फिर जो कोरोना से पीड़ित हैं। अभी हम उन आंकड़ों को देख ही नहीं रहे हैं। जो तमाम बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको ना तो इलाज मिल पा रहा है, ना अस्पताल में उनको एडमिट किया जा रहा है। आलम यह है कि जहां पर अगर ये कोरोना के पेशेंट को स्टाफ या पाया गया, उस अस्पताल को पूरी तरह से सील कर दिया है। अब वहां का मरीज कहां शिफ्ट किया गया है, कहां उनका इलाज चल रहा है, इलाज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, अब तक वो आंकड़े खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। देखिए, भारत में जो एक एन एवरेज डेथ रेशो था वो 26,000 के आसपास था। ठीक है, जब से कोरोना आया उस डेटा को नहीं बताया गया कि वो डेथ रेशो कितना है। ये डेथ रेशो आपको बताना पड़ेगा। अन्य मौतें कैसे हो रही है ये आपको बताना पड़ेगा।
मृत्यु दर किस किस सेक्टर में कैसे है उसको बताना पड़ेगा। ये तमाम चीजें हैं। भारत में आप 2 लाख मरीजों पे तो पोल खुल चुकी है। 2 लाख मरीजों पे तो हालत ये है कि अस्पतालों में लाशें पड़ी हुई हैं। ट्रेन में आपने ट्रेन चलाई तो उसमें जाते जाते आदमी मर गया। बिल्कुल। प्लेटफार्म पे लाश मिली है, सड़क पे चलते चलते आदमी मर गया। जी जी। आप हवाई जहाज में जब आपने यात्रियों को भेजा उसमें यात्री कोरोना संक्रमित यात्री ने यात्रा कर ली। बिल्कुल। तो सरकार को ये जवाबदेही बहुत अच्छी तरह समझनी होगी। ये सिर्फ बयान देने से, सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं करने से, ये कह देने से कि ऐसा हो गया, हमने ये कर दिया, गुणगान करने से, बखान करने से कुछ नहीं होगा। सरकार को गंभीरता से इसकी जवाबदेही स्वयं पर तय करनी होगी। जो उसने जिम्मेदारी आम जनता पे तय की है उसे आम जनता मान रही है, लेकिन स्वयं पे भी तो जिम्मेदारी तय कीजिए आप। वो सिर्फ ये हो रहा है कि गाइडलाइंस थोपने का काम हो रहा है। अगर वो गाइडलाइंस फॉलो हो भी रही है या नहीं हो रही है उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। हकीकत तो यही है। चंद्रशेखर जी, आपके पास मैं आऊंगा। धीरज गुज्जर है, महासचिव है कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। धीरज जी, स्वागत है सर आपका एनबी न्यूज में। नमस्कार जी। धीरज जी, जिस तरह से पूरे भारत को अब अनलॉक कर दिया गया है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, क्या यह सही समय था भारत को अनलॉक करना? सबसे गलत निर्णय तो मोदी सरकार का भारत को उस समय लॉकडाउन करने का था जिस समय इनको नहीं करना चाहिए था, जिस समय इन्होंने किया। अच्छा। पूरी कांग्रेस पार्टी शुरू से इस बात को कह रही है कि जब ट्रंप को इनको हिंदुस्तान में लाना था उसके पहले जब पता लग चुका था कि अंतर्राष्ट्रीय विमानों के द्वारा हमारे यहाँ पर ऐसे लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना भारत में पैदा नहीं हुआ, बाहर से आया है। इतनी सूझबूझ से सरकार के मुखिया में होनी चाहिए थी कि अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए उनके द्वारा विदेशी विमानों का परिचालन अगर हिंदुस्तान में रोक दिया जाता तो ये महामारी इस देश के अंदर आती नहीं। ठीक है, ठीक है। धीरज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। राजनीतिक संपादक एनबी न्यूज के चंद्रशेखर त्रिशूल इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी धीरज जी, जिस तरह अनलॉक हुआ है, जिस तरह सरकार बयान और गुणगान में उलझी हुई है, लेकिन आम आदमी जिस तरह निकला है, आप किस तरह देखते हैं हालात को? हालात तो बहुत ज्यादा विकराल हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जिस तरह भारत के गरीब, मजदूर, किसान, दलित और ओबीसी वर्ग को ऐसे महामारी काल के अंदर सड़कों पर पैदल चलने के लिए छोड़ दिया गया, ये गांव उनके पांव में नहीं हुआ है, भारत माँ के सीने के अंदर हुआ है। और इनके इस कृत्य के लिए ये देश कभी इनको और इनकी सरकार को माफ नहीं करेगा। जब देश के अंदर कोरोना का मैनेजमेंट करना चाहिए था, ये इनकी पार्टी और इनकी सरकार इवेंट करने के अंदर व्यस्त थी। इसका हम कई बार हमारी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है वो कड़े शब्दों में निंदा कर चुके हैं। धीरज जी, देश में कोरोना फैलता रहा, बीजेपी वहां गवर्नर से मिलकर महाराष्ट्र में सियासत को उलट पलट करने की बाजी में लगी थी, मध्य प्रदेश में सरकार गिराती रही। आपको कैसे लगता है सरकार की? चाह रहा हूं कि जब इनको जी लोगों के लिए मैनेजमेंट करना था तब इन्होंने ट्रंप का इवेंट करवाया। जब इनको लोगों को लॉकडाउन करना था तब इन्होंने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार गिराने की साजिश रची। अपने राजनीतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए इन्होंने देश को महामारी के गर्त में धकेला है। तो धीरज जी, अब ये अनलॉक कर रहे हैं और जिस तरह लोगों को खुला छोड़ा है, ना नियम है ना कायदे हैं, जमीन पे ग्रामीण स्तर पे कोई सुविधा मुहैया नहीं है, सरकार बड़े बड़े गुणगान कर रही है, आप कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में? तो WHO भी चेतावनी दे चुका है, लोग समझ नहीं रहे हैं किसी बात को। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, पूर्णतः जो सरकार है, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार, ये सरकार कोरोना के मैनेजमेंट में विफल साबित हुई है। और जिस तरह से इन्होंने लोगों को अचानक लॉकडाउन करके मौका नहीं दिया कि लोग अपने घरों पर पहुंच पाए, अफरा तफरी मच गई, लोग सड़कों पर आ गए, लोगों को हजारों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, सरकार कोई मैनेजमेंट नहीं कर पाई, ये इनकी पूरी अकर्मण्यता है। उसके अलावा आप ये देखिए, जहां जहां पर ट्रंप की यात्रा हुई, क्योंकि 5 फरवरी को ही अमेरिका के अंदर कम्युनिटी संक्रमण फैल चुका था। मुंबई वो उतरे, मुंबई के आप हालात देख लो, अहमदाबाद प्रोग्राम हुआ, आप अहमदाबाद के हालात देख लो, आगरा वो गए, आप आगरा के हालात देख लो। जिस तरह से इस सरकार के मिसमैनेजमेंट के कारण और इनके इवेंटों के चलते हुए इस देश के अंदर ये संक्रमण फैला है, और उसके बाद थोथा चना बाजे का ना, आप 20 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा करते हैं, पैकेज के अंदर लोगों को लोन देने की बात करते हैं, आप लोग लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पीएम केयर फंड के अंदर लोगों को हिसाब नहीं देना चाहते हैं। तो पूरी तरह से खुद के मुंह, क्योंकि देखिए जिस तरह से इन्होंने कब्जा कर रखा है संस्थानों के ऊपर, अपना प्रचार खुद करके ये लोग अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार हिंदुस्तान में आज 10,000 लोग लगभग प्रतिदिन एवरेज 8-9 हजार लोग आने लगे, आने वाले समय के अंदर ये बहुत बड़ा व्यापक कम्युनिटी के अंदर फैलेगा, इसके लिए पूर्णतः दोषी ये सरकार है।
तो धीरज जी, तमाम ये इन धार्मिक स्थलों को खोल दिया है, तमाम चीजों को खोल दिया है, फिर मेट्रो क्यों बंद कर रखी है? उसको भी खोल देना चाहिए जब सरकार इस बात में जवाबदेही तय नहीं हो पा रही। मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले इनकी जिम्मेदारी ये बात थी कि जो लॉकडाउन घोषणा करने के में चलो ये लेट हो गए, इन्होंने अपने राजनीतिक और अपने इवेंट के मैनेजमेंट के जो हथकंडे वो पूरे किए, लेकिन उसके बाद में सबसे पहले इनकी जिम्मेदारी बनती थी लॉकडाउन करने के पहले 2 दिन का या 3 दिन का समय देते ताकि जो लोग जहां पर है वो वहां पर पहुंच जाते। जब इनकी पार्टी का, इनके प्रदेश का सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो खुद कह रहे हैं कि मेरे प्रदेश में आने वाला हर दूसरा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है, तो वो खुद ही अपनी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अगर 20 लाख आदमी अगर उत्तर प्रदेश में आए हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से, तो उनमें 10 लाख लोग संक्रमित हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार को अपनी विफलता का एहसास तो है, लेकिन इनकी पार्टी के लोग इनके ऊपर मनसा खड़ी कर रहे हैं। और अब जब ये लॉकडाउन तो इस लॉकडाउन खोलने की भी इनको पूरा सिस्टम, क्योंकि देखो खोलना इसलिए जरूरी है कि उद्योग धंधे लोगों को कस हो गए, लोगों के पास खाने की व्यवस्था नहीं है, ये लोग उसका मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ है, शासन की अकुशलता और अकर्मण्यता का परिचायक है, और इन्होंने हिंदुस्तान को महामारी के गर्त में धकेल दिया है। नहीं, लेकिन धीरज जी, सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि जो यह अव्यवस्था फैली है, जिसको लेकर आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि सब कुछ ये प्री प्लान नहीं था, उसके बाद जो आनन फानन में डिसीजन लिए गए तब ये कुव्यवस्था देखने को मिली है। उसमें सीधा सीधा आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जहां पर कांग्रेस की सरकार थी या मिली जुली सरकारें थी, उन्होंने सहयोग नहीं किया है गाइडलाइंस का, या केंद्र सरकार। खुद नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की तारीफ करी है। पंजाब के अंदर जो मैनेजमेंट हुआ उसको पूरी दुनिया सराह रही है। राजस्थान के भिलवाड़ा मॉडल का पूरे विश्व के अंदर नाम हुआ है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी, सबसे पहले सोनिया गांधी जी के ये कहने के बाद में कि जिन व्यक्तियों को, मजदूरों को अपने घर पर जाना है, उनके लिए कांग्रेस पार्टी रेल के टिकट की व्यवस्था करेगी। इन सरकारों ने तत्काल प्रभाव से मोदी सरकार के सरकारों से समन्वय स्थापित करते हुए हमारी तरफ से फ्री मजदूरों को भेजा है सरकारों ने भी। लेकिन धीरज जी, जो बसों का अरेंजमेंट कांग्रेस की तरफ से किया गया था, उसको लेकर भी सीधे सीधे सवाल यही उठ रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि राजनीति करने का मौका तलाश रही है कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां इस संकट की घड़ी में। देखो, भाजपा की नीति शुरू से यही रही है कि ना हम करेंगे ना करने देंगे। जिस मनसा के साथ प्रियंका गांधी जी ने ये कहा कि भारत माँ के लाल अगर इस धरती के ऊपर, लेकिन धीरज जी, जिस तरह से आनन फानन में बसों का अरेंजमेंट किया गया और उसमें कई फर्जीवाड़ा भी सामने आया कि कुछ गाड़ियों का तो आता पता ही नहीं था, जो नंबर थे और ड्राइवरों की जो लिस्ट तैयार की गई थी, उसी को लेकर सवाल उठाए हैं कि आनन फानन में जो कदम उठाया वो एक राजनीतिक स्टंट था कांग्रेस का। रात को 9 बजे ही हमसे लिस्ट मांगते हैं, और इनके लिस्ट मांगने के मात्र 3 घंटे के अंदर हम लोगों के लिए लिस्ट दे दी जाती है, और अगले दिन लेकिन धीरज जी, कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि हमें परमिशन दीजिए, 1000 बसें हम उतारना चाहते हैं, तो आपकी तो तैयारी पूरी होनी चाहिए थी, फिर चाहे वो 1 घंटे बाद मांगे या 2 घंटे बाद। जब आप कह रहे हैं कि हमारे पास 1000 बसें हैं, हम उतारना चाहते हैं, आपको सिर्फ परमिशन का इंतजार था। नहीं, आपको सिर्फ परमिशन का इंतजार था, वो आपको मिली। जब आपसे रिकॉर्ड मांगा गया तो उसमें कई फर्जीवाड़ा भी सामने आया। फर्जीवाड़ा इनके जो आरटीओ के अधिकारी थे, उन्होंने लिस्ट के अंदर फेरबदल करके किया। हमारी पार्टी पूरी 1000 बसों से ज्यादा बसें लेकर आगरा बॉर्डर के ऊपर खड़ी हुई थी। इसी से इनके हाथ पांव फूल गए, और ऐसे मौके पर जब इनको मजदूरों की मदद करनी चाहिए थी, इन्होंने राजनीति करी है। पूरी दुनिया ने देखा कि हमारी कांग्रेस पार्टी 1000 बसों को लेकर मौके पर पहुंच गई, और एक मजदूर का बेटा जो विधायक भी है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी है, ऐसे व्यक्ति को जेल में डालकर मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने अपनी राजनीतिक दुर्भावना से पूरे देश को परिचित करवाया है। ठीक है, हम सेवा में विश्वास करते हैं और ये लोग मेवा खाने में विश्वास रखते हैं। धीरज जी, अब आप आगे कैसे देखते हैं कि कोरोना से देश कैसे बचेगा? लगातार संख्या दुगनी होती जा रही है। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से राहुल गांधी जी शुरू से कह रहे हैं कि भाई विपक्ष का सकारात्मक सहयोग लो, हमारे जो सुझाव हैं उन सुझावों का परीक्षण करवाओ, और उन सुझावों के आधार पर इस देश के अंदर राजनीति की दुर्भावना से ऊपर उठकर सबको साथ लेकर, जो इनका नारा है सबका साथ सबका विकास, जो बहुत पीछे छूट गया, उसको सार्थक करते हुए हिंदुस्तान के लोगों की रक्षा करने के लिए तन मन धन से सेवा में जुट जाना चाहिए। ठीक है धीरज जी, आपके पास मैं आऊंगा, आप लाइन पे बने रहिए। हमारे साथ दिनेश सिंह भी हैं, बीजेपी नेता हैं इस वक्त फोन लाइन पर। दिनेश जी, स्वागत है आपका सर एएनबी न्यूज में। जी धन्यवाद। दिनेश जी, जिस तरह से अनलॉक कर दिया गया है भारत को, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, क्योंकि इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि संख्या तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, कैसे ये डिसीजन ले लिया मोदी सरकार ने? सचिन जी, पहले जिस तरह से ये वैश्विक महामारी में सरकार को जो करना था सरकार ने वो किया,
सरकार ने तत्काल जो है लॉकडाउन किया और विपक्ष जब लॉकडाउन किया गया तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी उस समय कहे कि नहीं लॉकडाउन जल्दबाजी में किया गया। अच्छा। और बाद में फिर आया कि नहीं आपने तो लोगों को निकलने के आपने समय नहीं दिया। फिर जब हटाया जाने लगा तो कह रहे हैं कि नहीं ठीक से नहीं हटाया गया। असल में ये कंफ्यूजन जो है विपक्ष के सामने है। ठीक है, और ठीक है दिनेश जी, आप लाइन पे बने रहिए। धीरज गुजर भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। धीरज जी जवाब दीजिए सर, कांग्रेस पर सीधा सीधा सवाल, लॉकडाउन करे तो आफत, अनलॉक करे तो आफत। उसके बाद जान भी जरूरी है, जहान भी जरूरी है। पार्टी को इवेंट नहीं मैनेजमेंट करना चाहिए था, उस मैनेजमेंट के अंदर पूरी तरह से फेल हुई है। हमने शुरू से ही कह रहे हैं कि अनलॉक करने का जब समय नहीं था तब आपने लॉकडाउन कर दिया। अब अनलॉक किया है बिल्कुल, लेकिन उस अनलॉक को और व्यवस्थित किया जा सकता है अगर इनकी मंशा साफ होगी। तो ये देश ऐसे समय पर राजनीति करने की जगह इन लोगों को महामारी में लोगों की सेवा करने का काम करना चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से काम करना चाहिए। देखिए जिस तरह से ये लोग कर पा रहे हैं ना, वो मतलब सरकार की मंशा पे क्या मानवता पे सवाल उठ गया। अच्छा ठीक है धीरज जी, आपके पास मैं आऊंगा। दिनेश सिंह जी, सवाल आप पर भी है कि सुझाव नहीं मांगे गए, विपक्ष को वो मौका ही नहीं दिया कि वो अपने सुझाव अपने सामने रखे, अगर सामने रखे भी गए तो उनको नजरअंदाज किया गया। सचिन जी, मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के साथी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी विपक्ष के पास से माननीय प्रधानमंत्री ने देश भर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एक बार नहीं 5-5 बार उन्होंने बात की। अच्छा। और इस मुख्यमंत्री ने कौन सी बात रखी जिसको नहीं मानी गई? मुख्यमंत्री सब जगह भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं दिनेश सिंह जी, फिर त्रिशूल जी आपके पास में आऊंगा। धीरज जी जवाब दीजिए बहुत शॉर्टली सर। मैं समझ नहीं पाया क्या बोले ये। नहीं, उन्होंने कहा है कि सुझाव आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमने सुझाव रखे हैं लेकिन हमारे सुझाव माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया। कहीं से भी ऐसा कुछ काम नहीं किया है जो देश हित में ना हो, समाज हित में ना हो, और उसी का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री के कामों की तारीफ कर रही हो, भारत सरकार के कामों की तारीफ करे। विपक्ष का तो काम सिर्फ एक हो गया। दिनेश जी 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं सर, 35 थी पहले संख्या, उसके बाद हम टॉप 10 में शामिल हो जाते हैं। 7वें नंबर पर पहुंच गए दिनेश सिंह जी, 7वें नंबर पर पहुंच चुके हैं सर। आपके पास में आऊंगा, धीरज जी से जवाब ले लेते हैं। धीरज जी, आपको तो पूरा मौका मिला है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े हैं तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, उनकी बातों को सुना। आप कहते हैं कि हमारे सुझाव को नहीं माना गया। आपको जो कह रहा हूँ कि जिस तरह से इनको मैनेजमेंट करना चाहिए था, उस मैनेजमेंट में आपकी बात सुनना दूसरी बात है, उस बात पे अमल करना दूसरी बात है, उस बात के अंदर राजनीति करना तीसरी बात है। इन लोगों की मंशा ये है कि भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा फैलाए और इन प्रोपेगेंडा को सरकार मजबूत करे। जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस बात को आप समझिए। अगर हिंदुस्तान के लाखों लोग सड़कों पर उतर गए, अपने घर पे पैदल जाने को मजबूर हो गए, इनकी भारत सरकार के श्रम मंत्री कहते हैं ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि जो कहते हैं वो करके दिखाते नहीं है, सिर्फ बयानबाजी में रह जाता है। इंसानियत पर सवाल है ये। ठीक है धीरज जी, मैं समझ गया हूं। त्रिशूल जी, आपका कोई सवाल हो? दिनेश सिंह जी, आपने लॉकडाउन किया, अनलॉक किया, दिनेश सिंह जी तमाम बातें हुई, लेकिन मजदूर तो सड़क पर पैदल चलते चलते मर गया, ट्रेनें रास्ता भटक गई, फ्लाइटों में लोग कोरोना संक्रमित हो गए। क्या जवाब देना चाहते हैं? गुणगान के अलावा बताइए, इंसानियत से भरा हुआ एक बात बताइए, इंसानियत से भरी हुई, कि जो हुआ क्या लोकतांत्रिक जिम्मेदारी आपकी है या नहीं है? निश्चित तौर पर जिम्मेदारी है। और सचिन जी, जब इस तरह से आपातकाल की स्थिति होती है तो निश्चित तौर पर शासन की भी जिम्मेदारी होती है, और जो विपक्ष में होते हैं, जो सत्ता पक्ष में होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है। दिनेश सिंह जी, दिनेश सिंह जी, भारत में एक इतिहास हुआ करता था, एक राजनीति हुआ करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता हुआ करते थे, सत्ता पक्ष में कांग्रेस हुआ करती थी, वो उनको विदेश भेज देती थी इस विश्वास पे कि वो वहां बात रखेंगे। आपने विपक्ष को साथ लेने की कोशिश महज दिखाने के लिए की है। अगर साथ लेके चलते तो कहीं ना कहीं सुझाव से इस देश में फायदा हो सकता था। धीरज गुजर जी, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? धीरज जी जिस तरह विपक्ष को, दिनेश जी सुनिए, दिनेश जी कह रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाए ना। किसने? दिनेश जी सुनिए, आज सबसे ज्यादा मौतें कहाँ हो रही? दिनेश जी सुनिए, महाराष्ट्र में, आप महाराष्ट्र में कहेंगे। धीरज गुजर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस विपक्ष को लेके साथ लेके खड़ा होके कहीं केंद्र में एक स्वस्थ राजनीति हो सकती थी, लोगों की मौत को रोका जा सकता था, जो लोग पैदल चले वो घायल हुए, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक तरफ हिंदुस्तान के लोग कोरोना जैसी महामारी से घिरे हुए थे और दूसरी तरफ धीरज जी और दिनेश जी, मैं आपको अपडेट कर देता हूं सर। मेरे साथ राजनीतिक संपादक
राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सवाल उनका है, आप बार बार मुझे इंडिकेट कर रहे हैं सचिन जी। त्रिशूल जी ने सवाल पूछा है, चंद्रशेखर त्रिशूल जी ने। प्रियंका गांधी जी के निर्देश में उत्तर प्रदेश की कांग्रेस ने 1000 से इनकी बॉर्डर पे खड़ी कर रखी थी, लेकिन ये एक चुने हुए विधायक को जेल के अंदर डालने के अंदर व्यस्त थे। जब हिंदुस्तान के लोगों को कोरोना से बचाना था उस समय पर ये ट्रम्प का प्रोग्राम कराने के अंदर मस्त थे, और जब लोगों को अपने घर पहुंचाना था तब ये मध्य प्रदेश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिराने के अंदर व्यस्त थे। इस सरकार की जो मंशा है वो हिंदुस्तान का लोग देख रहे हैं। ये अंबानी और अडानी की सरकार है, ये पैसे वालों की सरकार है, ये हिंदुस्तान की गरीब जनता की आंसू पोंछने वाली सरकार नहीं है। लेकिन धीरज गुर्जर जी, कोई सवाल आपकी तरफ से ऐसा सुझाव सरकार को आना चाहिए था, मनरेगा के दिन दोगुने कर दिए जाएं जमीनी स्तर पे। जहां आपकी सरकार थी, राजस्थान में आपकी सरकार है, तो वहां उनकी मजदूरी के जो दिन थे, दिवस थे, 100 थे, उसको 200 कर देना चाहिए था। एक उदाहरण आपकी तरफ से भी आना चाहिए था धीरज गुर्जर जी। इतिहास के अंदर सबसे पहले सोनिया गांधी जी ने ये घोषणा करी कि हम लोग रेल का किराया देंगे। हम विपक्ष में हैं, हम सरकार में नहीं है, पार्टी के फंड से हम लोग रेल का किराया देंगे। उसके बाद उन्होंने 22 पार्टियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी और उसके बाद इन्होंने घोषणा करी कि मजदूरों के दिन, नरेगा के दिन 200 दिन किए जाएं, लोगों की काम गाँव के अंदर, क्योंकि देखो माइग्रेंट होकर जो लोग आ रहे हैं उनका काम रोजगार छिन गया है, तो मनरेगा कानून के तहत इन लोगों को गांव के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 50 लाख लोगों के लाइव आने की घोषणा करी थी। उस दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग लाइव आए और उन्होंने मोदी सरकार से मांग करी कि उद्योग धंधों के को लोन नहीं, उनको पैसा फ्री में दिया जाए। किसानों को 10 गरीब व्यक्तियों को 10,000 रुपए तत्काल दिए जाए और प्रति महीने 7,500 रुपए दिए जाए। नरेगा के 100 दिन की जगह उनको 200 दिन किए जाए। ये मांगे सकारात्मक सुझाव नहीं है और जनता के हित की मांग नहीं, तो क्या है? दिनेश सिंह जी, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष में आप बैठे हैं, किस तरह देखते हैं कि कोरोना कैसे रुकेगा? सचिन जी, अभी जो हमारे साथी कह रहे थे, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने अनाउंस किया तो रेल किराया लोगों को तो नहीं दिया रेल किराया। उन्होंने रेल किराया क्यों नहीं दिया? किसने मना किया रेल किराया देने से? लेकिन सिर्फ नाटक और नाटक करना, क्या इस देश में इसके पहले महामारी आई? कांग्रेस पार्टी आज तो कह रही कि लोगों को खाते में पैसे डालिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार ने खातों में पैसा भी डाला और लोगों को आगे बढ़ने के लिए वो सारे संसाधन भी उपलब्ध करा रही है। अगर इस दृष्टि से आप देखें तो हम उत्तर प्रदेश में बैठ के आपसे बात करें, सबसे ज्यादा अपने श्रमिकों को रेस्क्यू करने का किसी ने काम किया तो उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने काम किया। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ नाटक करती है। राजस्थान में लोग सड़कों पर पैदल या भटक रहे हैं और नाटक के नाम पर इन्होंने बादल से कहते कि हमारे 1000 बसें करिए, इसमें बसें नहीं, टेम्पो है, ट्रैक्टर है और ट्रकें हैं, और उनके ड्राइवरों की लिस्ट मारी गई। तो ये नहीं, लेकिन दिनेश सिंह जी, जो बसें उतारी गई, आपने तो उनको भी चलने की परमिशन तक नहीं दी है। चलिए, उसमें कुछ फर्जीवाड़ा था, उन्हें आप हटा दीजिए। बहुत सी बसें सड़कों पर नजर भी आई, उनको चलने की आपने परमिशन तक नहीं दी है। राजनीतिक इतिहास में कि जब विपक्ष राजनीतिक रोटियां नहीं, दिनेश सिंह जी, जो बसें सड़कों पर उतारी गई हैं उस वक्त उनको परमिशन क्यों नहीं दी गई? उन बसों को चलने की परमिशन क्यों नहीं दी गई? मजदूर सड़क पर पैदल चल रहा था, दम तोड़ रहा था। बिल्कुल सही सवाल आपका, किस बसों को चलने की परमिशन क्यों नहीं दी गई? जब परमिशन किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा अगर बसें दी जाती हैं तो उस बसों की फिटनेस की सर्टिफिकेशन कौन देगा? अच्छा। अगर बसें सरकार की तरफ से होती हैं तो अरे दिनेश सिंह जी, सरकार ने ये कह दिया था फिटनेस सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, किसी कागज की कोई जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ जो लोग परेशान है उनको राहत पहुंचाई जाए। कहाँ कह दिया था सरकार? ऐसे काम नहीं होता है, ऐसे काम नहीं होता है। औरैया में जो घटना हुई तो उसमें एक ट्रक जो है राजस्थान की थी, दूसरे ट्रक पंजाब की थी। कहते हुए यहाँ बैठ के आपको शर्म नहीं है? जो हुआ आपातकाल में भी आपको राजनीति सोच रहे थे, राजनीति के बहुत अवसर होते हैं, आपको बहुत अवसर के राजनीति करने के लिए। लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत ठीक बात कर रहे हैं। आपको साथ देना चाहिए। जरा महाराष्ट्र की जवाब लीजिए धीरज गुर्जर से। चलिए दिनेश सिंह जी, ज्यादा हाइपर मत होइए सर, पानी पी लीजिए, ज्यादा हाइपर मत होइए। आपकी सरकार है सेंटर में, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बौछार हुई है सवालों की, जवाब देना होगा आपको आम जनता को, थोड़ा सा पेशेंस रखिए सर। धीरज गुर्जर जी, इनसे ये भी पूछ लो लगे हाथ कि जिस जिनपिंग के साथ इनके प्रधानमंत्री जी झूला झूल रहे थे, आज उनके जवान हमारे बॉर्डर के अंदर घुस चुके हैं और सीमा पर बंदूक तान कर खड़े हुए हैं। इस पार्टी के नेता जो है जाके उनके राजदूत से बात करते हैं, क्या बात करते हैं, किस कैपेसिटी में बात करते हैं, किस कैपेसिटी में बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता ने आप लोगों को वोट दिया था सेवा करने के लिए, और आपने हिंदुस्तान के लोगों के नोट देखिए विजय माल्या जैसे को लेकर हिंदुस्तान से बाहर भागने के लिए ट्वीट करते हैं। ये ट्वीट नहीं आती है,
आपको सोचना पड़ेगा। अरे इतनी नहीं, बेहतर होगा अगर आप दोनों भारत की बात करें। आप पाकिस्तान में अभी मत जाइए सर, पाकिस्तान पे अभी मत जाइए, अभी भारत के हालात बहुत खराब है। चंद्रशेखर त्रिशूल जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। देखिए सत्ता पक्ष में है दिनेश जी, जिम्मेदारी को लेना पड़ेगा, लोकतांत्रिक जवाबदेही आपकी बनती है। आप इस सवालों से दिनेश सिंह जी सुनिए, आप इन सवालों से बौखला नहीं सकते। अगर कांग्रेस सत्ता पक्ष में थी तो मीडिया कांग्रेस से भी पूछ रहा था लगातार, कांग्रेस से पूछने का हक बनता है। लेकिन आप जब ये कहते हैं कि सारे जो सियासत कहीं मजदूर परेशान हुआ है, तो महाराष्ट्र में हुआ, राजस्थान में हुआ, पंजाब में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, तो ये थोड़ी कहीं लगता है कि पक्षपात हुआ है। ये पक्षपात मत कीजिए, पूरे देश में मजदूर परेशान हुआ है। जिन आपको कौन कह रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, ये पहली बार देश में महामारी नहीं आई है ना? मतलब जो आदमी भारतीय जनता पार्टी को दिनेश सिंह जी, महामारी पर तुम सवाल नहीं उठा रहे हैं। ये महामारी कोई दस्तक देकर नहीं आई थी, हम उसके रोकने के इंतजामों पर सवाल उठा रहे हैं। दिनेश सिंह जी सुन लीजिए, दिनेश सिंह जी महामारी को लेकर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। ये महामारी सिर्फ भारत में नहीं आई है, पूरा विश्व इसकी चपेट में है। बताएं, लेकिन जो इंतजाम होने चाहिए थे उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री की साधारण समझ होती है कि जब कोई बीमारी विदेश से हमारे देश के अंदर आ रही है तो सबसे पहले सुनिए दिनेश जी, अरे दिनेश सिंह जी, ऐसे समझ में नहीं आएगा अगर आप धीरज गुर्जर राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस के, कहीं जनाधार से चुन के आते हैं, कहीं विपक्ष में बैठे हैं, उनकी बात सुनिए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। आपको सुनने में ऐतराज नहीं करना चाहिए। बोलिए धीरज गुर्जर जी। 10वीं के बालक की साधारण समझ है कि अगर कोई चीज हिंदुस्तान में बाहर से आ रही है तो अगर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को इस देश में आने से प्रतिबंधित कर देते तो ये बीमारी हिंदुस्तान में नहीं आ पाती जी। हांगकांग, कोरिया, ताइवान, कई ऐसे देश है जहाँ राजनीतिक विश्लेषक समझाना शुरू हुई तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुंबई, लेकिन इनको मध्य प्रदेश सरकार गिरानी थी। दिनेश जी सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। आने का सबसे बड़ा दोषी नरेंद्र मोदी जी और इनकी भारतीय जनता पार्टी सरकार है। ठीक है धीरज जी अब सुनिए दिनेश जी क्या कह रहे हैं। दिनेश जी बताइए आप क्या कह रहे हैं। देखिए, जो ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर और अंतर्राष्ट्रीय लोगों पर जो रिस्क करके लाया गया, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की सीमा में जो भी राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे गुजरात हो, चाहे झारखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वो अपने राज्य की सीमा, अपने देश की सीमा में है। सरकारें हो सकती है विभिन्न दलों की हो, लेकिन वो अपने देश की सरकारें हैं। लेकिन जो हमारे साथी अब्रॉड में है, दूसरे में फंसे हैं सचिन जी, वहाँ किसी को छोड़कर उनका वहाँ कौन है? क्या उनके लोगों को लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार नहीं है? बहुत ठीक बात कह रहे हैं। भरोसे छोड़ देना चाहिए। यही तो कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है। अच्छा दिनेश सिंह जी, जो देश में मजदूर थे जिन्होंने भूखे प्यासे दम तोड़ दिया, जो सड़कों पर पैदल चल रहे थे, क्या वो हिंदुस्तान के नहीं थे? फंसे हुए हैं, उनको भी ले आने की जिम्मेदारी इनकी नजर में जो हिंदुस्तान का नागरिक वही है जो भाजपा को वोट देता है। अब आप वोट की दृष्टि से अंबानी, अडानी, नीरव मोदी, विजय माल्या सरकार है, इनको क्या फर्क पड़ रहा है भाई? ये तो आपकी घटिया मानसिकता है ना। नहीं, आप वोट देकर लोगों का रेस्क्यू करेंगे। दिनेश सिंह जी आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं, भाषा की संयम सुनिए, थोड़ा रखिए। आप ये सुनिए दिनेश सिंह जी सुनिए, आप भाषा का संयम रखिए, पूरा देश आपको देख रहा है। दिनेश सिंह जी सुनिए, दिनेश इलेक्शन के टाइम पर अच्छा लगता है, इलेक्शन के टाइम पर अच्छा लगता है सबका विकास, सबका विश्वास। अब इलेक्शन थोड़ी ना चल रहा है, ये इलेक्शन दिनेश जी ये चुनावी रैली नहीं है। दिनेश जी आप चुनावी रैली नहीं चल रही है, आप ऐसे नहीं दिनेश जी ये गलत बात है। आप ये डिबेट हो रही है, आप पूरा देश आपको देख रहा है, सुन रहा है, इस तरह की भाषा बिल्कुल शोभा नहीं देती। लोगों का पूरा देश देख रहा है, तो आपको भाषा का संयम रखना चाहिए दिनेश जी। मुझे भाषा का पूर्ण संयम है। आपको आपसे पूछा जा सकता है, सत्ता पक्ष में बैठे हैं, पूछा जा सकता है, लेकिन आप कहिए कि नहीं, आप अपने वोट बैंक को देख कर ला रहे हैं। आप सुन नहीं रहे, आप सुन लीजिए। नहीं, लेकिन उसका जवाब तरीके से दिया जा सकता है ना। आप सुन लीजिए, जब आप वंदे भारत मिशन चला सकते हैं विदेशों से लाने के लिए, तो भारत में मजदूर जो पैदल चल रहा है, जो मर रहा है, उसके लिए सुविधा क्यों नहीं मिल सकती? ये सवाल है आपसे, आप जवाब दे दीजिए। बीच में मत बोलिएगा। नहीं, आपने सवाल उठाया तो जरा जवाब भी लेंगे कि नहीं? हाँ बताइए, बोलिए। आप रुकिए।
बिल्कुल निश्चित तौर पर वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भी लोगों को लाना चाहिए और अपने देश के लोगों को, श्रमिकों की भी व्यवस्था करनी चाहिए। मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर 750 देश के मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोरोना की महामारी जब फैली तब इन्होंने धीरज जी थोड़ा रुक जाइए, दिनेश जी को सुनिए। आप दिनेश जी लंबा जवाब मत दीजिए, सवाल बता दीजिए, जवाब क्या है? मुझे आपकी शैली में मैं जवाब नहीं दूंगा ना, मैं अपनी शैली में जवाब दूंगा। तो दीजिए, थोड़ा जवाब को संक्षिप्त कर दीजिए। मैं अपनी भाषा में जवाब दूंगा। अच्छा छोटा जवाब, अच्छा छोटा जवाब, कैसे जवाब देना? जवाब दे दीजिए, छोटा जवाब। मुझे मत सिखाइए कि मुझे कैसे जवाब देना है। नहीं, हम आपको नहीं सिखा रहे, आप तो पूरे देश को सिखा रहे हैं, आप तो पूरे देश को बता रहे हैं दिनेश जी, आपको कैसे सिखाएंगे? टाइम खराब हो रहा है। दिनेश जी जवाब दीजिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर किसी भी राज्य में लोग हों, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य में हो, अल्टीमेटली वो भारत के नागरिक हैं। ठीक है, सबको सुरक्षित रखना, सबको सुरक्षित उनको घरों तक पहुंचाना भारत सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। साथ साथ जो अब्रॉड में लोग रह रहे हैं उनको भी अपने देश में सुरक्षित लाना भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और भारत सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहा है। ठीक है, विपक्ष सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है। ठीक है, ठीक है। धीरज गुर्जर जी बताइए, जवाब कि आपने जो जवाब सुना उससे कितना संतुष्ट है और देश में क्या कहा? ये अपनी लकीर को और अपने ढोल को इतना तेज पीटते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को सिर्फ अपनी बात सुनाना चाहते हैं। जो इनकी बात प्रेम से समझाते उसको प्रेम से समझा देंगे, बाकी लाठी गोली की भाषा को समझाएंगे। ये गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, महात्मा गांधी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। मैंने दो बातें साधारण से आपसे पूछ रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय विमान जो उस समय आ रहे थे हिंदुस्तान के अंदर, उनके ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? और लाखों मजदूर जो पैदल चले हैं उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था क्यों नहीं करी? इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। बातों को घुमाएंगे फिराएंगे, ये अपनी बातों को मनवाने के लिए या तो गणेश जी को दूध पिलाएंगे या देश के अंदर दंगे करवाएंगे। मैंने आपसे साधारण बात कही, इनसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। इनको जवाब हिंदुस्तान की जनता देगी। जो लोग सड़कों पर पैदल चले हैं, जिनके पांवों से खून निकले हैं, जो आपने पटना के रेलवे स्टेशन पर देखा होगा किस तरह से एक माँ की मृत्यु के बाद भी उसका छोटा सा बच्चा उसकी चद्दर को लेकर, ऐसे समय में राजनीति कैसे कर सकते हैं? कैसे ये लोग राजनीतिक बात कर सकते हैं? इनका दिल नहीं है, पत्थर हो चुका है। इनको लोगों के आंसुओं से फर्क नहीं पड़ता है, लोगों के खून से इनके फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो महात्मा गांधी जी ने कहा था, अंग्रेजों को कहा था, वही बात मैं को कहना चाहता हूं कि पहले ये लोग आपके ऊपर हंसेंगे, फिर ये लोग आपसे लड़ेंगे, फिर ये झगड़ेंगे और एक दिन ये लोग अपनी मांग। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं धीरज जी। दिनेश जी जवाब दीजिए, बहुत ही शॉर्ट सचिन जी, असल में क्या है कि ये जो गांधी की बात करें, जो फर्जी गांधी है ना, ये सिर्फ हमेशा वही चरण देते रहे हैं। आज भी गांधी परिवार की सिर्फ गुलामी कर रहे हैं और इनकी मानसिकता वही गुलामी की मानसिकता है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना भी अंग्रेज ने की है, आज भी उसी गुलामी की मानसिकता में जी रहे हैं। मैं बार बार एक निवेदन कर रहा हूं कि आपात स्थिति है, ये महामारी का समय, ये युद्ध तो आप मान लो ना कि महामारी के अंदर लोगों को राहत देने में नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्णतः असफल हुई है। तो भारतीय जनता आप लोग हिंदुस्तान में इस महामारी का मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं और अपनी पीठ को अपने हाथ से थपथपाना बंद कर दीजिए। अगर क्या कर रही है आपको श्रमिक दिख रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जो कोरोना फैल रहा है, इस कोरोना को फैलने से आप रोकिए। इसके अंदर पूरी कांग्रेस पार्टी, भारत का एक एक नागरिक इस सरकार का सकारात्मक साथ देने को तैयार खड़ा है। इसका कोई जवाब है आपके पास? दोनों अलग बात है। यानी कि आप महाराष्ट्र में सरकार में शामिल हैं, आप महाराष्ट्र का राजस्थान हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, सरकार नहीं चला रहे हैं। सिंह जी नहीं आती इस तरह की बयान देते हुए। महाराष्ट्र का हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, राजस्थान का हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, पंजाब का हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। मैं आपको आधिकारिक रूप से कह रहा हूँ कि भारत सरकार के साथ देश का एक एक नागरिक ईमानदारी से महामारी से लड़ने के लिए जनता है निस्वार्थ भाव से सकारात्मक सहयोग करने को तैयार है। अपनी आंखें खोलिए, मैनेजमेंट करिए और देश को महामारी से बचाइए। अगर आप में इंसानियत है तो जो लोग मजदूर पैदल चल रहे हैं उनको उनके घर पहुंचाइए। सावन के अंधे को सब हरा देखिए, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप दोनों कंटिन्यू बोले जा रहे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आपको प्लेटफॉर्म मिल गया एनबी न्यूज, यहाँ पर आप अपना ही गुणगान करने में लगे हैं, धरातल को लेकर कोई बात ही नहीं हो रही है। चंद्रशेखर जी
देखिए, तमाम सियासत को लोकतांत्रिक जिम्मेदारी तय करनी होगी। राजनीतिक दलों ने वोट पाया है, अगर किसी ने एक वोट भी पाया है और कहीं उसका प्रतिनिधि नहीं, चंद्रशेखर जी, आपको लग रहा है कि अब तक जो बहस चल रही थी धीरज गुजर और दिनेश सिंह में, मैं बहुत गौर से सुन रहा था, मुझे नहीं लग रहा कि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पा रहे हैं या फिर हम उस गंभीरता पर विचार कर रहे हैं जो वाकई धरातल पर हो रहा है। नहीं, देखिए सचिन, निष्कर्ष निकल के कैसे आएगा? जब तक आप सत्ता पक्ष को समन्वय बनाना पड़ेगा, तमाम लोगों को आमंत्रित करना पड़ेगा, विपक्ष को आमंत्रित करना पड़ेगा। जो मुखिया के रूप में बैठा है, मुखिया को अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी खुद की तय करनी पड़ेगी और दिल बड़ा करके काम करना पड़ेगा। अगर दिल बड़ा करके काम नहीं हुआ, सिर्फ बखान और गुणगान के लिए काम हुआ, तो जमीनी स्तर पर क्या निष्कर्ष निकलेगा, बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से अब सवाल पूछे जाते हैं तो फिर ये कहा जाता है कि ये तो सवाल किस तरीके से आपने पूछ लिया है, आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनके स्पोक्स पर्सन बन गए हैं। भैया, धरातल की तस्वीरों को थोड़ा सा झांकने की कोशिश कीजिए, समय का अभाव है। दिनेश सिंह जी, फाइनल कमेंट सर आपसे चाहूंगा, थोड़ा राजनीति से ऊपर आपका फाइनल कमेंट अगर मजेदार हो और वाकई लोगों को उम्मीद है आपकी सरकार से कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फाइनल कमेंट सर आपसे। सचिन जी, देश की जनता को पूरा भरोसा है माननीय मोदी के नेतृत्व पर। अच्छा, इस समय जिस कोरोना महामारी के खिलाफ जिस तरह से भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, आज देश ही नहीं दुनिया के सारे मुल्क आज माननीय प्रधानमंत्री जी के उस काम की सराहना कर रहे हैं। अगर आप देखिए तो मरीजों की संख्या के हिसाब से भी अगर आप देखिए, अगर मृत्यु दर के हिसाब से आप देखिए, रिकवरी रेट के हिसाब से भी आप देखिए, तो आज दुनिया में सबसे अच्छी स्थिति में हिंदुस्तान है। लेकिन दिनेश सिंह जी 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं सर। हम जो टॉप 10 था, लिस्ट थी जो टॉप 10 की, दिनेश सिंह जी हम 7वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। जो देश कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है, हम 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। आज चीजें खुल रही है, मार्केट खुल रही है, दुकान खुल रही है, तो समाज की भी जिम्मेदारी है सरकार के साथ साथ कि जो सरकार के दिशा निर्देश है उनका वो पालन करे। ठीक है, बहुत जरूरी भी हो जाता है। धीरज गुजर जी, फाइनल कमेंट सर आपसे। मेरा इनसे यही कहना है, राजनीति छोड़िए, सेवा करिए। राइट, बस। अगर इनमें इंसानियत है, अगर इनमें मानवता है, तो लोगों ने इनको मतादेश दिया है, मत दिया है। उस मत के बदले में देश के लोगों की आंखों में आंसू मत आने दीजिए, लोगों के पैरों से खून मत आने दीजिए, गरीब आदमियों को रोजगार लिए तरसने मत दीजिए। हम इनके साथ खड़े, पूरा देश इनके साथ खड़ा है। बिल्कुल, यही होना चाहिए, यही उम्मीद थी मुझे कि लास्ट में यही निष्कर्ष निकले। एक व्यक्ति इनके साथ खड़ा होगा कंधे से कंधा मिलाकर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। चंद्रशेखर जी, फाइनल कमेंट सर आपसे, बहुत ही शॉर्टली, समय का अभाव। देखिए, सियासत को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी और आम जनता की जो उम्मीद है उसको पूरा करना होगा। सचिन, बिल्कुल, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। बहुत जो निष्कर्ष है उससे काफी सेटिस्फाई में हुआ हूं, क्योंकि अब तक हम देख रहे थे जो बहसबाजी चल रही थी, मकसद बहसबाजी कराना नहीं है। अगर आप किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं तो उसका निष्कर्ष निकलना बेहद जरूरी है, क्योंकि संकट की घड़ी में हमें उस राजनीति के दलदल से ऊपर आना होगा और विचार विमर्श करना होगा, धरातल की तस्वीरों की तरफ हमें झांकना होगा, ताकि जो हालात अभी देश में बने हुए हैं उस संकट से बाहर निकल सकें। अनलॉक हुआ है भारत, लेकिन तमाम तरीके की लापरवाही सामने आ रही है। अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत को इससे भी ज्यादा भयावह तस्वीरों का सामना करना पड़ेगा। तो वक्त है, अगर वक्त रहते हम संभल गए तो आने वाले वक्त में स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।